हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट किंगडम में स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। अभी प्रोटिस्टा के बारे में थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा दूं। ध्यान होगा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटिस्टा किंगडम को रखा गया था जो हीकल के द्वारा बनाया गया था, यानी टर्म प्रोटिस्टा और किंगडम मेड बाय हीकल। एक्चुअली मोनेरा में कुछ ऑर्गेनिजम्स, प्लांटे और एनिमिलिया, इन सब से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया। बेसिकली इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, कमेंसल भी होते हैं। इसके अलावा सीलिया फ्लैजिला भी इनमें पाया जाता है और सेल ऑर्गेनल्स भी इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहला तो दिस किंगडम वॉज मेड बाय हीकल and term was given by Haeckel. टर्म भी और किंगडम भी हीकल के द्वारा बताया गया था। अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें, ऑर्गेनिजम्स जो इसमें रखे जाते हैं, पहला, इट इंक्लूड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब क्योंकि ये डाइवर्जेंट लाइन शो कर रहा है, हो सकता है कहीं कहीं आपको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी इसमें प्लेस होते हुए देखें, तो वो भी सही है। यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरा कि ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं, कंज्यूमर हो गए, पैरासाइट हो गए, सेप्रोफाइट हो गए, सारे के सारे इसमें देखने मिल सकते हैं। और कमेंसल्स के रूप में भी होते हैं। कमेंसल्स मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का एसोसिएशन होता है। इनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट 9+2 होता है। ये कुछ समय बाद बात करेंगे कि 9+2 क्या होता है, 9+0 क्या होता है। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि सीलिया और फ्लैजिला में अरेंजमेंट 9+2 यहाँ पे देखने मिलता है। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें एक कैटेगरी है ऑटोट्रॉफ की, यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की। इस कैटेगरी के अंदर क्राइसोफाइट्स यानी डेस्मिड और डाइटम्स, ये दोनों हम पढ़ेंगे। दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स और तीसरा यूग्लेनोइड्स। ये ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट है। दूसरी कैटेगरी बनाई गई है कंज्यूमर्स की और हेट्रोट्रॉफ्स की। इसके अंदर हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जिनमें सेल प्रेजेंट होती है और जिसमें नहीं होती, यानी सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। और दूसरे एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। ये दो तरह के स्लाइम मोल्ड्स कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉफ के अंदर अपन स्टडी करते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो बनाई गई है दैट इज प्रोटोजोअन्स। और प्रोटोजोअन्स में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? इसमें आता है जू फ्लैजिलेट,
दूसरा सार्कोडीन्स, तीसरा स्पोरोजोआ और चौथा सीलिएट्स। तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक यानी पैरासाइट, सेप्रोफाइट, कमेंसल, ये सारे आते हैं। सारी सेल ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट होती है। सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, और लास्ट वाला प्रोटोजोन कैटेगरी। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, इसमें हम पहले रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट समझते हैं, क्योंकि बाद में जो जो कैटेगरी आती जाएगी उसमें सिर्फ अपन उस कैटेगरी का जो रिप्रोडक्शन जिस तरह से होता है वो सिर्फ टर्म अपन यूज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन 2 तरीके से देखा गया है, एक एसेक्सुअल मेथड से और दूसरा सेक्सुअल मेथड से। तो पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल मेथड की। प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से देखा गया है। पहला होता है बाय बाइनरी फिशन, जिसमें पेरेंट बॉडी जो होती है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये दोनों डॉटर सेल्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। दूसरा है बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी इसमें रिप्रोडक्शन देखा गया है। प्रोटिस्टा की बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया फॉर्म्स स्पोर्स। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बेसिकली 3 टाइप से होता है, दैट इज आइसोगेमी, एनआइसोगेमी एंड ऊगेमी। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोगेमी की। आइसोगेमी का मतलब, आइसो मतलब सिमिलर और गैमी मतलब गैमिट, जो फ्यूजन होता है गैमीट्स का, यानी आइसोगेमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन होता है, यानी फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर गैमीट्स टेक्स प्लेस। दूसरा होता है एनाइसोगेमी। दूसरा एनाइसोगेमी यानी फ्यूजन बिटवीन डिसिमिलर गैमीट्स। इसमें जो एक गैमीट होगा वो मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर तो होता है, वन गैमीट इज मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर, और जो दूसरा गैमीट होता है ये मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होते हैं, पर अगर फिजियोलॉजिकल बात करें तो फिजियोलॉजिकल ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। यानी जो 2 गैमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, अलग अलग दिखेंगे, और अगर इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ये इनका सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। ये होता है एनाइसोगेमी। और जो थर्ड टाइप है दैट इज ऊगेमी। ऊगेमी एक्चुअली एनाइसोगेमी का ही एक एडवांस फॉर्म है, यानी इसमें भी मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर गैमीट्स फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनली वो सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं। इट इज एडवांस टाइप ऑफ एनाइसोगेमी। इसमें जो गैमीट्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे
गैमीट्स में भी स्मॉल और लार्ज साइज उनका वेरी कर सकता है। मोटाइल और नॉन मोटाइल, मूवमेंट के बेस पे मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें जो मेल गैमीट होता है, जैसे अपन एंथ्रोजॉइड और स्पर्म्स ये सब टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल गैमीट जो होता है उसको ओगोनिया या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक गैमीट जनरली फीमेल गैमीट जो होता है वो बड़े साइज का होता है और नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गैमीट जो होता है वो छोटे साइज का होता है और मोटाइल होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट में एसेक्सुअल मेथड दो तरीके से देखा गया है, बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में इनमें कुछ स्पेसिफिक बॉडीज होती हैं, दैट इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो होती है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। दूसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, फ्यूजन बिटवीन टू सिमिलर गैमीट्स। एनाइसोगैमी, फ्यूजन बिटवीन डिसिमिलर गैमीट्स। ये डिसिमिलर गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और फंक्शनली ये एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ओगैमी ये इसी का ही एक टाइप है और इसमें गैमीट्स छोटे बड़े या मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ये हो गया रिप्रोडक्शन का टाइप। अब इसके अलावा हमें इसमें लाइफ साइकिल भी पढ़नी है। लाइफ साइकिल इसमें दो तरीके की होती है, एक होता है गैमेटिक मियोसिस और दूसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस। तो हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट और लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्रोटिस्टा टर्म यूज करते हैं बेटर इसके लिए। तो लाइफ साइकिल इसमें दो तरह की हम पढ़ते हैं। पहला गैमेटिक मियोसिस। फर्स्ट लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस में इसमें जो प्रोटिस्ट बॉडी होती है, प्रोटिस्टा की बॉडी होती है, वो डिप्लॉयड होती है। मेन बॉडी ऑफ प्रोटिस्टा इज डिप्लॉयड। जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटिस्टा है, ये डिप्लॉयड है, यानी इसकी बॉडी 2n है। अब इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा और यहां पे प्रोसेस होगा मियोसिस। प्रोटिस्टा जो कि डिप्लॉयड बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में मियोसिस हुआ, तो मियोसिस के थ्रू उसने गैमीट्स बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गैमीट और ये दूसरा गैमीट, दो गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ और इन दोनों गैमीट्स ने वापस फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन किया। प्रोटिस्टा जो कि डिप्लॉयड बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी में मियोसिस के थ्रू फाइनली गैमीट्स और स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट्स के फ्यूजन के कारण जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और फिर जाइगोट से फाइनली फिर आगे जो भी ग्रोथ देखी जाती है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे जो गैमीट बन रहा है, गैमीट के बनने के समय मियोसिस प्रोसेस देखा जा रहा है, इसीलिए इसको हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। जाइगोट जो है, जाइगोट भी यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। प्रोटिस्टा की बॉडी भी डिप्लॉयड है, जाइगोट की बॉडी भी डिप्लॉयड है। यहाँ पे सिर्फ गैमीट वाला पार्ट ही है जो हैप्लॉयड देखते हैं, बाकी सारा पार्ट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसीलिए हम इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। या इसको हम डिप्लॉन्टिक फेज से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एग्जाम्पल है डायटम। डायटम की लाइफ में हमें गैमेटिक मियोसिस देखने मिलता है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स की कहते हैं। दूसरा है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस में जो प्रोटिस्ट की बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है।
मेन बॉडी इज हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड प्रोटिस्ट जो डिवीजन शो करेगा दैट इज हैप्लॉइड बॉडी माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगी और फिर इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इस जाइगोट में फिर मियोसिस के थ्रू स्पोर्स हमें देखने मिलते हैं। यानी यहाँ पे प्रोटिस्ट की बॉडी हैप्लॉइड है, बाकी स्ट्रक्चर्स भी हैप्लॉइड हैं और जाइगोट सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिप्लॉइड है। यानी ज्यादातर पार्ट इसके हैप्लॉइड है, इसलिए हम इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। जाइगोट में मियोसिस होने के कारण इसको जाइगोटिक मियोसिस लाइफ साइकिल कहते हैं इसको। एग्जाम्पल इसका डाइनोफ्लैजिलेट। प्रोटिस्टा में मेनली डाइनोफ्लैजिलेट और डायटम्स के बारे में ही पूछा जाता है और या तो फिर प्रोटोजोआ पे क्वेश्चन आता है। लाइफ साइकिल जल्दी से इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। गैमेटिक मियोसिस, इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। मेन प्रोटिस्ट बॉडी डिप्लॉइड होती है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि मेन प्रोटिस्ट बॉडी डिप्लॉइड होती है, यहाँ पे हैप्लॉइड होती है और डिप्लॉइड के बाद मियोसिस के बाद गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से फिर स्पोर का फॉर्मेशन। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फेजेस जो हैं वो डिप्लॉइड हैं, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डायटम्स के केस में देखा जाता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फेजेस जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डाइनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स का डिटेल में स्टडी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कैटेगरी जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनके बारे में। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि क्राइसोफाइट्स को इंक्लूड किया जाता है। क्राइसोफाइट में दो एग्जांपल्स अपन ने देखे, डेस्मिड्स और डायटम्स। डेस्मिड को गोल्डन एल्गे के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में ज़्यादा अपन को कुछ पढ़ना नहीं है। मेनली अपन को डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। डेस्मिड को गोल्डन एल्गे भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डायटम्स के बारे में। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन कहा जाता है क्योंकि डायटम्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये फूड भी प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, इसीलिए चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। इसी का एक और नाम है ज्वेल्स ऑफ द सी। तो डायटम्स के लिए अपन दो टर्म्स और यूज करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन और ज्वेल्स ऑफ द सी। डायटम्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। फोटोसिंथेटिक होने के साथ साथ ये छोटे साइज के होते हैं। बेसिकली इनकी हैबिटेट जो होती है वो एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ये शो करते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में ये देखा जाता है कि स्यूडो फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। स्यूडो फिलामेंट मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर वो कुछ केसेस में ही बनता है। बेसिकली ये यूनिसेलुलर ही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ में स्यूडो फिलामेंट का फॉर्मेशन। इनकी बॉडी में फ्लैजेला नहीं होता। फ्लैजेला नहीं होगा तो ये नॉन मोटाइल होंगे, पर ये सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। सरफेस पे फ्लोट करते करते ये एक से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। और सरफेस पे फ्लोट करने, एक्चुअली फ्लोट क्यों करते हैं, ये लाइट वेटेड होते हैं। लाइट वेटेड होने का कारण है इनकी बॉडी में फैट और ऑयल कंटेंट का स्टोरेज देखा जाता है। फैट से स्टोर करने के कारण ये लाइट वेट हो जाते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। बाकी इनमें फ्लैजेला नहीं होता, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तब कुछ केसेस में कुछ समय के लिए फ्लैजेला इनमें देखा जाता है। ये सरफेस पे फ्लोट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोर फैट और ऑयल, यह भी अपन ने डिस्कस किया। इसमें जो मटेरियल स्टोर होता है, इनकी बॉडी में जो मटेरियल पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिक टर्म अपन को याद रखना है, ल्यूकोसिन, स्टार्च। और दूसरा ऑयल, मतलब कार्बोहाइड्रेट और ऑयल इनकी बॉडी में स्टोर्ड फूड मटेरियल देखा गया है। कैरेक्टरिस्टिक स्पोर, इनकी बॉडी में जो स्पोर्स बनते हैं वो है स्टैटोस्पोर्स और या तो ऑक्सोस्पोर्स। ये डायटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स स्पोर्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिशन से होता है। बाइनरी फिशन हमें पता है, ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, इसमें से कोई भी टाइप का पाया जाता है। आइसोगैमी, एनाइसो और ऊगैमी में कोई भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखा जाता है। अभी इसमें अपन लाइफ साइकिल के बारे में भी लिख सकते हैं कि लाइफ साइकिल इसमें जो होती है गैमेटिक मियोसिस,
ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। लाइफ साइकिल इसमें गैमेटिक मियोसिस होती है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनकी बॉडी में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए जो कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्लोरोफिल सी और साथ में ज़ैंथोफिल, इन तीनों पिगमेंट्स के कारण और मेनली ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण इनका कलर कुछ गोल्डन येलो टाइप का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार पूछा भी गया है, इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और उस सेल्यूलोजिक सेल वॉल में बीच बीच में सिलिका के पार्टिकल्स धसे हुए रहते हैं, यानी इम्प्रेग्नेटेड रहते हैं। सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो होती है उसमें बीच बीच में सिलिका के पार्टिकल्स धसे हुए रहते हैं। इस कारण से सिलिका के कारण, बेसिकली सिलिका जो होता है वो सेल वॉल में ज़्यादा अमाउंट में होता है। सिलिका ज़्यादा अमाउंट में होने के कारण जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। अब सेल वॉल हार्ड हो गई, जब इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो इनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। सिलिका के कारण ये बॉडी डिकम्पोज ना होके नीचे सेटल हो जाती है। जब बहुत सारे डाइटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में दिखाई देते हैं। तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हार्ड सेल वॉल। सेल वॉल हार्ड हो जाती है और जब ये ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उनकी बॉडी नीचे सेटल हो जाती है और वो जो नीचे पार्ट सेटल हो गया है उसको हम कहते हैं डाइटोमाइट। इसी के लिए एक और टर्म यूज करते हैं डाइटोमेशियस अर्थ, इसी के लिए एक और टर्म यूज करते हैं कीजल घर। अब क्योंकि डाइटोमाइट जो है वो काफ़ी हार्ड नेचर का है और इसको अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। हार्ड नेचर के कारण इसको यूज़ करते हैं ब्रोइंग इंडस्ट्री में जो फिल्टर बनाते हैं या मेटल्स की पॉलिशिंग के लिए, जहाँ पे भी रगड़ने वाली चीज़ें का यूज़ किया जाता है। टूथपेस्ट के लिए, फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग ब्रिक्स, डायनामाइट, वाटर ग्लास और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ट्राइसेरेटियम, नेविकुला, मिलोसेरा भी इसमें एक एग्जाम्पल आता है। ये पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं, पहला, ये चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन है, ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को बनाते हैं। दूसरा, इन्हें ज्वेल्स ऑफ द सी कहते हैं। तीसरा, इनकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका पार्टिकल्स उसमें इम्प्रेग्नेट फॉर्म में रहते हैं। ये काफ़ी हार्ड होता है, नीचे सेटल हो जाती है बॉडी मरने के बाद, इनकी डेथ के बाद नीचे सेटल हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में दिखते हैं, जिसे हम डाइटोमाइट, डाइटोमेशियस अर्थ और कीजलगर कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, डाइटम्स के जैसे ही हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं जो कि पायरोफाइसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। पायरोफाइसी फैमिली डायनोफ्लैजिलेट के लिए। इनका कलर अलग अलग होता है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के होते हैं। रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू कलर के होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण अलग अलग कलर होता है। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, नाम से इंडिकेट है डाइनोफ्लैजिलेट, यानी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है इसमें। ये जो दोनों फ्लैजिला होते हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसफर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर्स। इस तरह के फ्लैजिला को कहते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। ये जो दो फ्लैजिला अलग अलग अरेंज हैं इनको हम कहते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है ये एक थिक कवरिंग से कवर्ड रहती है, एक मोटी लेयर से कवर्ड होती है, उस लेयर को अपन कहते हैं थीका और लॉरिका। थीका और लॉरिका से ये कवर्ड रहते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, इनको अपन कहते हैं आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट। आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट मतलब थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड ऑर्गेनिजम्स। इनकी बॉडी में जो स्टोर्ड मटेरियल होता है वो है कार्बोहाइड्रेट और ऑयल, ये स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बड़े साइज का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन के समय गायब नहीं होते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में न्यूक्लियस सेल डिवीजन के बाद भी मेंटेन रहता है उसको अपन कहते हैं मीजोकैरियोट्स, यानी डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये मीजोकैरियोट्स हैं। इनका न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन के समय डिसअपियर नहीं होता। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कंडेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट मैनर में होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन इनमें नहीं होते। इनकी बॉडी में हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम में नहीं होते। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से आइसोगैमी टू ऊगैमी तीनों तरह से यहाँ पे शो होता है। लाइफ साइकिल जाइगोटिक मियोसिस, ये अभी अपन ने बात की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं जैसे गोनियोलेक्स, ये वाटर में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं और ये जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं ये फिश के आउटर पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में इकट्ठे हो जाते हैं और जब ये फिश
कोई ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उसको एक डिजीज़ होती है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ये बहुत डेंजरस डिजीज़ है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। कुछ डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं जैसे गोनियोलेक्स, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो कि पॉइजनस होते हैं सेक्रीट करते हैं। ये फिश की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऊपर शेल वाले पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब ह्यूमन ऐसी फिश को कंज्यूम करता है तो फिर उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं, जो डिजीज़ होती है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जैसे गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम, ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और फैलते जाते हैं। इनका कलर एक्चुअली रेड होता है, तो जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो अपन उसको कहते हैं रेड टाइड। ध्यान रखिएगा, रेड टाइड डायनोफ्लैजिलेट के कारण, रेड सी ब्लू ग्रीन एल्गे के कारण होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे नॉक्टिलका, ये रात में चमकते हैं, यानी डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस मतलब नाइट के समय पे कुछ लाइट एमिट करते हैं, इसीलिए इसको नाइट लाइट भी कहते हैं या फिर फायर एल्गे भी कहते हैं। नॉक्टिलका को नाइट लाइट या फायर एल्गे भी कहा जाता है। डायनोफ्लैजिलेट रात में चमकने की प्रॉपर्टी, शाइनिंग अपीयरेंस शो करते हैं। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हम पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड, जिसमें एक कॉमन एग्जांपल आता है यूग्लिना, जिसके बारे में हमने काफी कुछ पहले से सुना हुआ है। तो नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इज यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्टा में हम जानते हैं कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर हैं। कुछ केसेस में कुछ एग्जांपल्स हम मल्टीसेल्युलर के भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो फंजाई को टच करते हुए देखे जाते हैं। नहीं, इसमें यूग्लिनॉइड जो होता है ये यूनिसेल्युलर होता है। इट इज फाउंड इन फ्रेश स्टेगनेंट वाटर। ये फ्रेश ठहरे हुए पानी में पाया जाता है। अगर हम इसमें न्यूट्रिशन देखें तो न्यूट्रिशन इसमें दो टाइप का होता है, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम इसमें बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें, इसे हम एक कलेक्टिव टर्म देते हैं, दैट इज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये सेप्रोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों ही होता है। फोटोसिंथेटिक एज वेल एज सेप्रोफाइटिक। यूग्लिना जो है और यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बीच की कैटेगरी होती है। इसमें एक्चुअली में ये लाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक हो जाता है, और अगर लाइट की एब्सेंस हुई तो फिर ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो इसमें कुछ ना कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड एंड ज़ेंथोफिल। ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यूग्लिना में देखे जाते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इसको एनिमल से टच करता हुआ हम पढ़ते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट, पर इसमें जो आउटर कवरिंग होती है वो एक लेयर से प्रोटेक्टेड होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट बट हैज आउटर थिक कवरिंग। आउटर थिक कवरिंग इसमें प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज पेलिकल। और इसी को पेरीप्लास्ट भी कहते हैं। पेलिकल और पेरीप्लास्ट आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल वॉल की जगह पर होती है। इसके अलावा इसमें मूवमेंट फ्लैजिला से होता है
मतलब ये फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल मेथड से होता है, और अगर एसेक्सुअल मेथड में भी हम देखें तो इसमें बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना में अभी तक बताया नहीं गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना में अननोन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के थ्रू इसमें देखा गया है। अब अगर इसमें हम कुछ एनिमल और प्लांट वाले पार्ट्स को, कैरेक्टर्स को टच करें तो इसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स और फीचर्स जो देखे जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ या डिवीजन बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हैं इसके। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन या हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये सारे प्रॉपर्टीज एनिमल लाइक कैरेक्टर्स को बिलोंग करते हुए। और अगर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स देखें इसके, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करेगा। ये कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टर्स। इसके अलावा यूग्लिना जो होता है इसमें ये प्रॉपर्टी देखी गई है कि लाइट की प्रेजेंस में वो ऑटोट्रोफिक और लाइट की एब्सेंस में वो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट it shows autotrophic nutrition, and in absence of light it shows heterotrophic और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यूग्लिना में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन टेम्परेचर मेंटेन की प्रॉपर्टी, टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रॉपर्टी को बना के रखता है। यूग्लिना कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल which help in osmoregulation and excretion. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके अलावा यूग्लिना जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की प्रॉपर्टी शो करता है। मूवमेंट ऑकर्स, मूवमेंट जो होता है फ्लैजिला की मदद से होता है। इसके अलावा यूग्लिना की बॉडी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन शो करती है जिसके कारण भी मूवमेंट होता है। यूग्लिना शोज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें जो फूड मटेरियल रिजर्व होता है, यूग्लिना क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड को ऑब्टेन करता है। ये स्टार्च को इकट्ठा करके रखता है और उस स्टार्च के लिए हम नाम देते हैं पैरामाइलन स्टार्च। स्टोर्ड मटेरियल इज पैरामाइलॉन, that is a form of starch। पैरामाइलॉन और कई जगह पैरामाइलम भी लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज है।
तो ये यूग्लिनोइड्स के बारे में, ये एक और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। मैं ध्यान करा दूं कि प्रोटिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फोटोट्रॉपिक, कंज्यूमर और प्रोटोजोआ वाली कैटेगरी में। इसमें हमने पहला पार्ट यानी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट खत्म किया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर यानी स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ये और दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करते हैं। एक्चुअली स्लाइम मोल्ड को स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। हमारी बॉडी में जैसे कुछ वेजिटेटिव फेज होता है, यानी कि जैसे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ऐसे इनकी बॉडी में भी जब वेजिटेटिव फेज होता है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो इस दौरान ये कुछ स्लाइमी मास सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। वो स्लाइमी मास सिक्रीट होने के कारण इनका नाम पड़ा है स्लाइम मोल्ड्स। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स secrete slimy mass like substance during their vegetative growth. During their vegetative growth, इसीलिए इनका नाम स्लाइम मोल्ड्स पड़ा, hence called as slime molds. इसका नाम इसको फॉल्स फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि फंजाई के कुछ कैरेक्टर शो करता है पर पूरी तरह से नहीं, तो इनका नाम फॉल्स फंजाई भी, इनको फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है। These are also known as false fungi. अब स्लाइम मोल्ड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें एक होता है ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स और दूसरे होते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। हम दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स मतलब विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर। ये जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो ये बॉडी में बहुत सारे कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन कराते हैं, और ये स्पोर फॉर्मिंग बॉडी जो होती है इसको हम स्पोरोकार्प कहते हैं। इस स्पोरोकार्प में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के समय बॉडी प्रोड्यूस मैनी स्पोर लाइक और फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड स्पोरोकार्प। फ्रूटिंग बॉडीज को हम स्पोरोकार्प कहते हैं, और स्पोरोकार्प में एक स्टॉक लाइक यानी एक लंबा लाइन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक कहते हैं, और उस लाइन में ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है दैट वी कॉल्ड स्पोरेंजियम। इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड sporangium at its top part। टॉप पार्ट में स्पोरेंजियम बॉडी प्रेजेंट होती है। ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब इसमें जो बॉडी होती है इनकी वो डिप्लॉयड होती है। एक्चुअली जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट मतलब अगर किसी स्ट्रक्चर से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड प्रोटोप्लास्ट, और जब ये डिवीजन होता है इसमें तो ये मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। डिप्लॉयड प्रोटोप्लास्ट बॉडी
forms zygote which undergo meiosis. meiosis के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। meiosis के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इनमें जो स्पोर्स होते हैं उनमें एक्चुअल वॉल्स होती हैं। स्पोर्स कंटेन ट्रू वॉल्स। ये स्पोर्स काफी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं और इनका एयर के थ्रू डिस्पर्जल होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स। दीज आर हाईली resistant structures. These are highly resistant structures and are dispersed through air currents. एयर करंट्स के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं। काफी ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सूटेबल कंडीशन में इसकी बॉडी में कुछ मास का फॉर्मेशन होता है। उस मास को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मास यानी एग्रीगेट है कुछ पेरेन्काइमेटस टिश्यू का, प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये प्लाज्मोडियम बहुत लंबे बहुत बड़े एरिया तक फैला रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडर सूटेबल कंडीशन it forms aggregate of tissues or it forms aggregate of some substances called plasmodium. प्लाज्मोडियम का ये एग्रीगेट करता है। प्लाज्मोडियम कुछ स्लाइमी मास लाइक सब्सटेंस होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये काफी लंबे एरिया तक फैला रहता है। विच स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, जो कि बड़े एरिया तक फैला रहता है। इसमें जो लाइफ साइकिल होती है वो गैमेटिक मियोसिस शो करती है। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एसेक्सुअल मेथड अगर देखें तो ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के थ्रू गैमेटिक मियोसिस इसमें देखा गया है। गैमेटिक मियोसिस में जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड प्रोटोप्लाज्म बॉडीज होती है वो बाद में डिवीजन शो करती है। ये हो गया ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड के बारे में। इसमें पॉइंट जो याद करने के लिए कि फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जिसे स्पोरोकार्प कहते हैं। स्पोरेंजियम इसमें टॉप पे स्ट्रक्चर होता है। कंडीशंस जब इसके फेवरेबल होती हैं, सुटेबल कंडीशंस होती हैं, तो ये कुछ स्लाइमी मास सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये प्लाज्मोडियम बड़े एरिया तक फैला हुआ रहता है। स्पोर्स जो इसमें बनते हैं मियोसिस के बाद जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये स्पोर्स हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड इससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जनरली ये जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्स नॉन मोटाइल होते हैं, पर स्लाइम मोल्ड जो होते हैं उसमें कुछ केसेस में स्ट्रक्चर फ्लैजिला पाया जाता है, पर सिर्फ कुछ स्टेजेस में। बाद में उसमें भी फ्लैजिला हट जाता है। तो स्लाइम मोल्ड जो है ये प्लाज्मोडियम जैसे इसमें बनता है, उसमें भी कुछ ऐसा ही मटेरियल बनता है, पर वो प्लाज्मोडियम नहीं होता। उसे हम कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। इट फॉर्म्स pseudo
प्लाज्मोडियम एक्चुअल प्लाज्मोडियम जैसा दिखता है पर वो प्लाज्मोडियम नहीं होता। फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन सम स्टेजेस। फ्लैजिला सिर्फ कुछ स्टेज में प्रेजेंट होता है, बाकी ये स्ट्रक्चर में इनमें फ्लैजिला नहीं होता। जनरली फ्लैजिला इज एब्सेंट। जैसे इनमें लाइफ साइकिल गैमेटिक मियोसिस शो होती है, इनमें लाइफ साइकिल जाइगोटिक मियोसिस से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एनाइसोगैमस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगैमस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। इस कैटेगरी को क्योंकि ये फंजाई के काफी क्लोज कुछ कैरेक्टर शो करती है, इसीलिए इसे प्रिमिटिव फंजाई और या तो फिर एडवांस प्रोटिस्ट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एडवांस प्रोटिस्ट और प्रिमिटिव फंजाई, ये इसके और भी नाम। तो ये स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, दो टाइप का, सेलुलर और ए सेलुलर। प्लाज्मोडियम स्टेज जो होती है ये इसमें पाई जाती है, उसमें स्यूडोप्लाज्मोडियम। ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम ये स्टेज है, यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ सब्सटेंस है। एग्रीगेट कुछ स्लाइमी मास का एग्रीगेट प्लाज्मोडियम कहलाता है, जबकि प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म भी होता है जो कि प्रोटिस्टा के अंदर एक एग्जाम्पल के रूप में, हम प्रोटोजोआ कैटेगरी में एक एग्जाम्पल के रूप में उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की लास्ट कैटेगरी, दैट इज प्रोटोजोन्स। लास्ट कैटेगरी हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा की, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और जो जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जूफ्लैजिलेट। जूफ्लैजिलेट ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ये पैरासाइट और सिम्बायोटिक दोनों की तरह इसका न्यूट्रिशन जो है वो देखा गया है। पैरासाइटिक मतलब किसी और की बॉडी से फूड ऑब्टेन करना, और सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में रहकर उससे कुछ ना कुछ चीजें लेना। सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ये जनरली एक न्यूक्लियस वाले होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें एक न्यूक्लियस होता है। वैसे तो जनरली इस कैटेगरी के मेंबर्स में एक न्यूक्लियस ही होता है, पर एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सिलिएट्स। सिलिएट्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं, दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। तो जूफ्लैजिलेट एक्वाटिक है, पैरासाइट है, सिम्बायोटिक है, यूनिन्यूक्लियस। ये पेलिकल से कवर्ड रहते हैं। अभी अपन ने बात की थी सेल वॉल एब्सेंट होती है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको अपन पेलिकल कहते हैं। ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, पैरासाइट है तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक हो गए। इनमें बॉडी में एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जूफ्लैजिलेट नाम है। फ्लैजिला जिनमें प्रेजेंट होता है ये जूफ्लैजिलेट, एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है, और जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें गैमीट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। एग्जांपल्स इसके ये सारे, ट्रैपेंजोमा, स्लीपिंग सिकनेस, ये सेसे फ्लाई से, जो कि शेड लविंग फ्लाई है, उसके द्वारा फैलता है। लीशमैनिया डोनोवनी, काला अजहर जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, सॉरी काला अजहर जिसको डुमडुम फीवर भी कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस ट्रैपेंजोमा के कारण, लीशमैनिया के कारण, काला अजहर, डुमडुम फीवर, ये ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। ट्राइकोमोनास और जियार्डिया ये इसके और एग्जांपल्स। ये चारों एग्जांपल्स जूफ्लैजिलेट के अंदर अपन पढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है सार्कोडीन, इनको अमीबॉइड प्रोटिस्ट भी कहते हैं। ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं और बॉटम में भी पाए जाते हैं, ऊपर तैरते भी हैं और नीचे बॉटम में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, सी और मैराइन वाटर में। इनकी बॉडी में कुछ टेम्पररी डेवलपमेंट कुछ स्ट्रक्चर्स का देखा जाता है, उस स्ट्रक्चर को अपन स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट, और इसकी मदद से मूव करते हुए फूड को कैप्चर करते हैं, यानी लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग दोनों में काम करते हैं स्यूडोपोडिया।
न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक है, यानी ये फूड ऑब्टेन करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, फोटोसिंथेटिक नहीं है। फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होता है। मूवमेंट जो होता है, लोकोमोशन जो होता है, वो स्यूडोपोडिया के कारण होता है, फ्लैजिला इसमें नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट से। एग्जांपल इसके एंटअमीबा और अमीबा। यहाँ पे ना कुछ कैटेगरीज मैंने लिखी हैं। एक्चुअली सार्कोडीन्स के अंदर 4 कैटेगरी आती हैं। इन चारों के बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है अपने को, कोई इसका अपने पर कभी क्वेश्चन भी नहीं आया। बस एक चीज ध्यान रखना है कि इसकी जो एक कैटेगरी होती है रेडियोलेरियन, उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यानी आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, और उस कैप्सूल के साथ साथ इसमें सिलिका का स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। कुछ समय पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटिस्ट की किस कैटेगरी में उनके आउटर पार्ट में सिलिका डिपोजिशन देखा गया है। हालांकि उसमें कैटेगरी का नाम नहीं दिया था, उसमें सिर्फ ये कैटेगरी पूछी गई थी और उसका आंसर जो था वो सार्कोडीन और अमीबॉइड प्रोटिस्ट के नाम से था। तो ये सेपरेट कैटेगरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना कि किसी एक कैटेगरी में ये कैटेगरी जरूर आप याद कर सकते हैं। और रेडियोलेरियन में कैप्सूल और सिलिका का स्केलेटन पाया जाता है। ये दूसरी कैटेगरी अमीबॉइड प्रोटिस्ट, क्योंकि इसमें अमीबा एग्जांपल है, अमीबॉइड प्रोटिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें कोई ऑर्गेनल लोकोमोशन के लिए नहीं होती, यानी दीज आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स। नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन से होता है और सेक्सुअल गैमेटिक फ्यूजन से होता है। लाइफ साइकिल में 2 डिफरेंट होस्ट होते हैं। इसकी लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट होस्ट को इन्वॉल्व करती है। जैसे इसमें एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं, प्लाज्मोडियम हम जो पढ़ते हैं, मलेरिया डिजीज जो होती है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है। और प्लाज्मोडियम जो होता है वो 2 होस्ट को इन्वॉल्व करता है, मॉस्किटो और ह्यूमंस को। तो ये लाइफ साइकिल जो होती है 2 होस्ट, डिफरेंट होस्ट को इन्वॉल्व करती है। इसमें कुछ स्पोर लाइक स्टेजेस होती हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और वो इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं। जैसे अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में स्पोरोजाइट का फॉर्मेशन करता है और ये स्पोरोजाइट काफी इन्फेक्शियस होते हैं। तो ऐसी स्पोर लाइक स्टेजेस होती हैं इनमें जो कि इन्फेक्शियस होती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकोमोशन के लिए कोई सेल ऑर्गेनल इसमें नहीं होती। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसमें लास्ट कैटेगरी है सिलिएट्स। सिलिएट्स नाम से इंडिकेट है, इसमें सिलिया होगा। इनकी बॉडी में बहुत सारे सिलिया होते हैं जिसके कारण मूवमेंट ये कर सकते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर में इनकी प्रेजेंस देखी गई है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है और कुछ एक्टिविटी ये एक्सक्रीशन की भी शो करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। इनकी बॉडी में 2 न्यूक्लियस होते हैं। जो बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये मैक्रो न्यूक्लियस वेजिटेटिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जबकि जो छोटे साइज का न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। 2 न्यूक्लियस होते हैं, बड़ा वाला वेजिटेटिव एक्टिविटीज को और छोटा वाला रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इनकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है, एक कैविटी होती है जिसको गलेट कहते हैं। एक कैविटी होती है जिसको गलेट कहते हैं। ये गलेट बॉडी के ऊपर की तरफ आके ओपन होती है। ये जो कैविटी होती है गलेट, ये बॉडी में सरफेस पर आकर ओपन होती है। जब सीलिया मूवमेंट करते हैं, सीलिया एक साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, तो उसके कारण फूड का मूवमेंट गलेट में होता है। सीलिया जब एक्टिविटी शो करेंगे, फूड उसने कैप्चर कर लिया और सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की प्रॉपर्टी देखी जाती है और उस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन के कारण फूड का मूवमेंट गलेट की तरफ होता है और ये गलेट ऊपर सेल सरफेस की तरफ आके खुलता है। छोटी सी कैविटी होती है जो कि सेल सरफेस पे आके ओपन होती है। एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम एग्जाम्पल इसके काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं खास करके जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। जू फ्लैजिलेट, ज्यादा फ्लैजिला होते हैं, ये नॉन फोटोसिंथेटिक हैं और इसके एग्जाम्पल्स इस कैटेगरी में स्यूडोपोडिया के कारण लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग होती है। एग्जाम्पल्स इसके और ये वाला पॉइंट, स्पोरोजोआ, फ्लैजिला, इसमें कोई लोकोमोशन के लिए ऑर्गेनल नहीं है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज देखी जाती है और सीलिएट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 न्यूक्लियस वाला। इसके अलावा कैविटी जो होती है गलेट कहते हैं, सेल सरफेस पे ओपन होती है और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होता है सीलिया का, इसके कारण फूड का मूवमेंट देखा जाता है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की।